सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक में कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे शिवालिक वन क्षेत्र चर्चा में क्यों है। देखेंगे कहाँ पर है शिवालिक वन क्षेत्र और क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे कलादान प्रोजेक्ट के संदर्भ में। देखेंगे कलादान प्रोजेक्ट इस समय क्यों चर्चा में है और इसका चीन के साथ क्या संबंध अभी निकल कर आया है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय के एक निर्णय से, जिसमें कहा गया है कि सेना को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा और इसके लिए कुछ जो है कि प्रस्ताव रखे गए हैं, उनकी स्वीकृति मिल गई है और आने वाले समय में हमारी सेना में बहुत से ऐसे जो है कि मिसाइल सिस्टम के साथ साथ जेट विमान देखने को मिल सकते हैं, जिनका संबंध आज की इस टॉपिक से है, अर्थात इस सेना के संदर्भ में लिए गए निर्णय से है। आइए हम बात करते हैं एक एक टॉपिक पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शिवालिक वन क्षेत्र। आप शिवालिक वन क्षेत्र को समझने से पहले थोड़ा सा एक मैप देखिए उत्तर प्रदेश का, और ये जो उत्तर प्रदेश का मैप आपके स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है, इसका सबसे उत्तर वाला भाग देखिए। आप उत्तराखंड के बिल्कुल समीप आ जाइए जहाँ पे देहरादून लिखा हुआ है, और यहीं पे देखिए हरियाणा भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा साउथ की ओर देखेंगे दिल्ली लिखा दिखाई देगा, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा उत्तर की ओर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश लिखा दिखाई देगा। तो ये जो देखिए जहाँ पे देहरादून लिखा हुआ है ये तो उत्तराखंड का भाग है, लेकिन उससे जो दक्षिण वाला जो ग्रीन वाला भाग है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सहारनपुर। अर्थात ये सहारनपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। मैं आपको एक और मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका, देखिए सहारनपुर, आप इसको देख पाए होंगे। तो ये जो सहारनपुर आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पे है, यह जो है कि आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के निकटवर्ती। अब यहाँ की एक बार फिर से थोड़ा सा अक्षांशीय स्थिति देख लीजिए। अक्षांशीय स्थिति का मतलब क्या है कि यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता होगा। अक्षांश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी ज्योग्राफिकल इसकी इंफॉर्मेशन है उसमें अक्षांश एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। अब आपको मैंने लोकेशन दिखा दी, तो आइए मैं इसके मिनट से आपको परिचित करवाता हूँ और इसके मिनट्स को हम लोग समझते हैं। सहारनपुर जैसा कि मैंने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जिसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड से लगती हैं, और यह यमुना नदी के किनारे वाला क्षेत्र है। स्वाभाविक है यहाँ पर यमुना नदी का प्रवाह होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, पानी की उपलब्धता है। लेकिन इसके साथ सबसे जो बड़ी विशेषता है वह है कि शिवालिक के पास स्थित है। शिवालिक किसको कहते हैं, जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसको हमने 3 भागों में, सबसे उत्तर वाले को ग्रेटर हिमालय, बीच वाले को मिडिल हिमालय और सबसे साउथ वाले को हमने शिवालिक नाम दे रखा है। शिवालिक के साथ शब्द क्या जोड़ता है, हिमालय, अर्थात हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार है। चूंकि इसकी औसत ऊंचाई क्या है, कम है, इसके कारण यहाँ पर पर्याप्त जो है कि वर्षा होती है, पर्याप्त धूप निकलती है, और यह पर्वतीय भाग है, अर्थात ऊंचा नीचा भाग है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। साथ ही साथ जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इन सब कारणों से क्या हुआ है, यहाँ पर उन वनस्पतियों का विकास हुआ है जो मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं, अर्थात दोनों प्रकार की वनस्पतियों को आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इस जो सहारनपुर जिला दिखा है मैंने, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 930 फीट है। 930 फीट होने का मतलब है एक ऐसी ऊंचाई जहाँ तक वनस्पति का पर्याप्त विकास हो सकता है। अब देखिए क्या मैंने बताया कि यहाँ पर जैव विविधता, पौधों की सघनता ज्यादा है। जब पौधों की सघनता ज्यादा है तो उस पर निर्भर जीवों की सघनता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपने देखा होगा जो घने जंगल होते हैं वहां पर सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं। जैसे आप साइलेंट वैली वाला क्षेत्र देखते हैं, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं, आप कहते हैं वहां जैव विविधता पाई जाती है ज्यादा। कारण क्या है, वहां पर वनस्पतियों की सघनता है, स्वाभाविक है, उनके ऊपर निर्भर जो जंतु हैं उनकी विविधता ज्यादा है। इस जिले के लगभग 33,000 हेक्टेयर में शिवालिक वन क्षेत्र का विस्तार है। तो शिवालिक वन क्षेत्र कहाँ संबंध किससे जुड़ गया, सहारनपुर। इसकी लोकेशन कहाँ पे, मैंने राज्यों के पास जो बताया उसको समझिए। अब देखिए इतना बड़ा क्षेत्र में इस वन क्षेत्र का विस्तार है, तो यहाँ पर जो वन क्षेत्र है उनकी सघनता भी ज्यादा है। स्वाभाविक है, पौधों में विविधता है और साथ ही साथ जीवों में भी विविधता है। यही कारण है यहाँ पे हाथी मिल जाएगा आपको, बाघ मिल जाएंगे, भालू मिल जाएंगे, तेंदुआ मिल जाएंगे, ये कुछ जानवर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल, क्रीपर्स, मुनिया, पैराकिश, ड्रागो जैसे बहुत से
आपको पक्षी यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि पौधों के साथ साथ यहाँ पे जो जंतुओं की विविधता है ज़्यादा है। इस जिले के जो शिवालिक वन प्रभाग है और साथ ही साथ बिजनौर वन प्रभाग के एक एरिया को 2009 में हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। प्रश्न आएगा 2009 की बात अब क्यों है क्या कि ये जो जहाँ पर ये हाथी रिजर्व घोषित किया गया था और जो मैंने आपको शिवालिक वन क्षेत्र अभी दिखाया, यहाँ पर क्या होता है, ना सिर्फ हाथियों का विकास ज़्यादा हुआ है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि अन्य जीवों का विकास हुआ है। कारण है कि जो ये पूरा मैंने आपको जिला दिखाया, इसके पास वाले जो राज्य हैं वहाँ के भी जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पर कई प्रकार के जंतु भ्रमण करते हैं और इस तरह से उनके भ्रमण के लिए आने जाने के लिए एक गलियारे का विकास कर देता है शिवालिक वन क्षेत्र, जो कहां पे आपके सहारनपुर में। तो इसी के कारण सहारनपुर मंडल के आयुक्त ने शिवालिक वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रस्ताव जो कहां जाएगा, आपके केंद्र सरकार के पास जाएगा, उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। पहले से उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैं। यदि यह भी बन जाता है तो 4 टाइगर रिजर्व जो है कि उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। दरअसल हाल के समय में हुआ क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर न सिर्फ हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि यहाँ पर जो है कि कुछ बाघ भी देखने को मिले हैं, अन्य जीव भी देखने को मिले हैं, जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो आने वाले समय में मानव और पशु संघर्ष ना बढ़ जाए, इसके लिए जरूरी है कि इस एरिया को जो है कि विधिक रूप से प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे न सिर्फ यहाँ पर टाइगर का विकास ज़्यादा होगा, बल्कि टाइगर को अपना विकास करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया मिल पाएगा और इससे क्या होगा, बाघों का आवागमन सुनिश्चित होगा। और साथ ही साथ जब टाइगर रिजर्व यहाँ पर बन जाएगा तो इससे क्या होगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इको टूरिज्म का मतलब यह है कि प्रकृति की वह चीज़ें जो विकसित हुई हैं उनको देखने के लिए जब हम आप जाते हैं तो इसको इको टूरिज्म बोलते हैं। पूरी दुनिया में बाघों की संख्या में जो है कि कमी आ रही है, ऐसे में अगर हम ये कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कदम क्या कर सकता है, इस संख्या में जो कमी होने की समस्या है इसका समाधान कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो लगभग 93% जो एरिया है बाघ के आवास के, टाइगर के एरिया का, हमने उसका अतिक्रमण कर लिया, हमने घर बना लिए हैं, अपने सड़कें बना ली हैं, हमने अन्य प्रकार के विकास कार्य किए हैं, माइनिंग किए, कई कार्यों से हमने ऐसा किया है। राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 हो गई है, जो कि 2014 से 18 में हुई काफ़ी वृद्धि के कारण हुई है। 2014 से लेकर 2018 तक बाघ की जो नंबर है उसमें लगभग 33% की वृद्धि हुई है और यह जो वृद्धि हुई अभी तक की सबसे ज़्यादा वृद्धि है। इससे पहले 2010 से 2014 का जो साइकिल था इसमें 30% की वृद्धि हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है तो 2014 से 2018 और सेकेंड नंबर पे आएगा 2010 से 2014 वाला समय। इस जनगणना के अनुसार जो 2018 में हुई, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक 526, उसके बाद कर्नाटक 524, उसके बाद उत्तराखंड 442 है। अब देखिए मैंने उत्तराखंड का भी आपको बताया, तो उत्तराखंड के टाइगर भी यहाँ पर स्पॉट किए गए हैं, देखे गए हैं, घूमते घूमते यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम इनको कर देते हैं टाइगर रिजर्व के रूप में कन्वर्ट तो काफ़ी अच्छा होगा। मिजोरम, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में जो है कि गिरावट देखने को मिली है। पूछा जा सकता है आपसे कि आखिर जो है कि बाघ जनगणना 2018 के अलावा 18 के अनुसार किन राज्यों में बाघों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है, तो उसमें 2 राज्य नाम रखिएगा, मिजोरम और छत्तीसगढ़ का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ उड़ीसा में इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जैसे थे, अर्थात वृद्धि होनी चाहिए लेकिन वृद्धि नहीं हो पाई। उसी के साथ साथ जो है कि बुक्सा पश्चिम बंगाल, पलामू झारखंड और डंपा मिजोरम में बाघों की संख्या में अनुपस्थित दर्ज की गई है, अर्थात यहाँ पे जो है कि टाइगर स्पॉट नहीं किए गए, देखे नहीं गए। ध्यान रखिएगा कौन सा, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पलामू झारखंड और डंपा जो है कि मिजोरम। उसके बाद 29 जुलाई को जो है कि हम लोग एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये क्यों मनाते हैं, हुआ क्या था, 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में टाइगर समिट के दौरान जो है कि बाघों के संरक्षण के संदर्भ में एक समझौता हुआ। इस समझौते में यह कहा गया कि वर्ष 2022 तक हम बाघों की आबादी को दोगुना करेंगे। सभी देशों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई और इसी के कारण 29 जुलाई को हम क्या करते हैं, इसके विषय में अवेयरनेस फैलाने के लिए, संरक्षण को बढ़ावा देने
देने के लिए हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप आप बाघों के संदर्भ में ये पूरा टॉपिक आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, कलादान प्रोजेक्ट आखिर चर्चा में क्यों है। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, भारत के अन्य भागों की तरह, अर्थात जैसे अगर आप यूपी की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक या दक्षिण भारत के किसी राज्यों की बात करें, उस प्रकार का जो पूर्वोत्तर भारत से जुड़ नहीं पाया है। कुल मिलाकर क्या है कि जो पूर्वोत्तर भारत है वह मुख्य जो हमारा यह दक्षिण भारत है या जो आपका उत्तर वाला भारत है, उससे इतना रूप से जो है कि वहाँ तक पहुँचने का जो साधन है वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाए। पूर्वोत्तर भारत अभी एक ही रास्ते से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, जिसको हम सिलीगुड़ी मार्ग या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। कुछ जगहों पर इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, चिकन नेक। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, आप इस मैप को देखिए, बांग्लादेश के विस्तार को देखिए, आप समझ पा रहे होंगे। वहाँ पे देखिए चिकन नेक लिखा हुआ है, अर्थात देखिए पश्चिम बंगाल है, उसके बाद भूटान है, नेपाल है, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा एरिया है, इसी से होकर हम कहाँ जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत जाते हैं। अगर कल्पना करिए कि कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए, चीन के साथ हमारा डिस्प्यूट हो जाए या नेपाल के साथ डिस्प्यूट हो जाए और यह जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो हमारे लिए कितनी कठिनाई हो सकती है। इसी कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमेशा हमारी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि कोई ना कोई हम विकल्प रखें। आपको पता है कि चीन की जो अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को हड़पने की नीति रही है, वहाँ के क्षेत्रों पर अपने दावा करने की नीति रही है, इससे पता चलता है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वह कभी भी जो है कि चीन वहाँ पर तनाव क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमने एक विकल्प सोचा, और वो विकल्प हमने ये सोचा वर्ष 2008 में। हमने वर्ष 2008 में एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया जिसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। और जब 2008 में हमने इस पर हस्ताक्षर किया, 2010 में हमने काम शुरू कर दिया, 2015 तक इसको पूरा होना था, लेकिन अभी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया। प्रश्न आएगा ये आखिर प्रोजेक्ट है क्या। अब देखिए मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ, आप इस मैप को देखिए थोड़ा ध्यान से। आप देखिए कलकत्ता दिखाई दे रहा होगा, कोलकाता से सी रोड से 539 किलोमीटर चल के हम म्यांमार के सितवे वाले जगह पे आ जाएंगे। देखिए सितवे लिखा दिखाई दे रहा है। सितवे से हम देखिए आगे उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो हमको एक स्थान मिलेगा पलेटवा, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो एक स्थान बढ़ेगा कलेतवा। तो ये देखिए पलेटवा, कलेतवा, सितवे, आप इनको देख पा रहे हैं और साथ ही साथ कोलकाता को देख पा रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, कोलकाता को जोड़ देंगे सितवे से, सितवे को जोड़ देंगे पलेटवा से, पलेटवा को जोड़ देंगे कलेतवा से। तो इसमें 3 प्रकार के रास्ते हम यूज कर रहे हैं। पहला है सी रूट का यूज कर रहे हैं, दूसरा सितवे से पलेटवा तक हम क्या कर रहे हैं, रिवर और का प्रयोग कर रहे हैं। और रिवर कौन सी है, कलादान, और इसी के नाम पर हमने कलादान प्रोजेक्ट नाम रखा है। पलेटवा तक हम नदी के माध्यम से पहुंचेंगे 158 किलोमीटर की दूरी तय करके, और पलेटवा से कलेतवा तक हम लोग हाईवे के माध्यम से पहुंचेंगे, और इस तरह से फिर हम इंडिया के बॉर्डर पर आ जाएंगे। और इंडिया में हम जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है जो कि अभी हमारे लिए कटा है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको दिखाया, फिर मैं उसको लाइन में बता रहा हूं। इस प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। इसके बाद सितवे बंदरगाह को म्यांमार के पलेटवा से कलादान नदी के मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अर्थात सितवे से पलेटवा तक हम कैसे पहुंचेंगे, कलादान नदी के माध्यम से। यह दूरी कितनी है, 158 किलोमीटर। इसके बाद पलेटवा से कलेतवा तक 129 किलोमीटर के लिए हम एक हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम कहां पहुंच जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत के हमारा जो राज्य है वहां की सीमाएं तो पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह जो प्रोजेक्ट है यह हमारे न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में हमारी पहुंच को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनको विकास की मुख्य धारा तक पहुंचा सकेगा। साथ ही साथ वहाँ के जितने सामान हैं उनको निर्यात हम कर सकेंगे, अपनी जो है कि दक्षिण भारत से उस एरिया को कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे वहाँ का सामान बाहर बिक पाएगा। और इसके साथ साथ जो हमने एक पॉलिसी अपना रखी है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, अर्थात पूरब की ओर देखो, और जो है कि एक्ट ईस्ट का मतलब है कि पूरब को ध्यान में रखते हुए कार्य करो, वो सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। पूरब यहाँ का मतलब क्या है कि जो हमारे आसियान के देश हैं उनके साथ हम संबंध मजबूत कर सकते हैं। जैसे हम म्यांमार
म्यांमार में पहुंच गए, उसके बाद जितने भी देश लगे हुए हैं वहां पे, चाहे कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, वियतनाम हो, सब तक हमारी पहुंच क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर पूर्वोत्तर भारत में जो है कि क्या है, न सिर्फ आवागमन सुनिश्चित होगा, सामान का व्यापार बढ़ेगा, बल्कि भारतीय सेना भी आसानी से पहुंच सकेगी और किसी भी विषम परिस्थिति को वह टालने में सक्षम हो पाएगी, मजबूत हो पाएगी। शुरू से ही इस अब जो प्रोजेक्ट है ये चीन को कभी पसंद नहीं आया, इसीलिए कई बार उसने इसको रोकने का प्रयास किया, कई तरह के प्रयास किए। हालिया घटनाक्रम यह है कि म्यांमार के सेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह यहाँ के आतंकी समूह को हथियार ना दे। उन्होंने कहा कि म्यांमार में जो आतंकी संगठन है उनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, वो पूरा इशारा उनका चीन की तरफ था। यहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम है अराकान आर्मी और दूसरा है अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी। ये दो प्रमुख संगठन हैं। तो दरअसल ये क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर लोगों ने एक उसको कंपेयर मन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ पे जो नक्सलवाद मूवमेंट चला था, ऐसे ही कुछ लोगों का गुट है और ये पूरी आर्मी के रूप में, देखिए इन्होंने नाम ही क्या रखा है, अराकान आर्मी, अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी। तो इन्होंने अपना नाम ही आर्मी के रूप में रखा है। तो इनको क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो कि हथियार मिलता है, पैसा मिलता है। और अराकान आर्मी को का जो 95% अराकान, ध्यान दीजिए, अराकान आर्मी का लगभग 95% तो जो खर्चा है वो चीन उठाता है। और ये चीन क्या करता है, ना सिर्फ पैसा देता है बल्कि राइफल देता है, गोला बारूद देता है, मशीन गन देता है, बड़े बड़े और भी हथियार आपूर्ति करता है। और यह जो आपूर्ति करके क्या करता है, इनको मजबूत करता है अराकान आर्मी को। और यह जो अराकान आर्मी है कई बार कलारान प्रोजेक्ट में रुकावट डाल चुकी है। हालिया घटनाक्रम में भी ये देखने को आया है कि अभी कुछ समय पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति की गई। ध्यान दीजिएगा, यह वही चीन है जिसने कुछ समय पहले कहा था कि हम क्या करते हैं कि हम जो हथियारों का व्यापार है उसके लिए हम बहुत ही जो है कि नियम और कायदों का पालन करते हैं। और उसने कहा कि हम इंटरनेशनल जो ट्रेड ट्रीटी है किसकी, जो है कि आर्म्स की, उसका हम पालन करेंगे, उसके हम भाग बनेंगे। लेकिन यह दिखाता है कि चीन का जो चेहरा है वो कितना दोहरा चरित्र वाला है। वो भारत के कलादान प्रोजेक्ट को निशाना बनाने के लिए वहाँ के जो आतंकी गुट हैं उनको हथियार और फंडिंग कर रहा है। और इसी कारण वर्तमान समय में चीन सीमा तनाव को देखते हुए यह जो हस्तक्षेप बढ़ गया है। लेकिन भारत और जो है कि म्यांमार की जो मजबूती है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से अभी तक वह सफल नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जब तक वह ऐसा कुछ कर पाए उससे पहले हमारा एक प्रोजेक्ट बिल्कुल फुली फाइनली क्या हो जाए, तैयार होकर चालू हो जाए। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो कि है सेना को और अधिक मजबूत करने के निर्णय के संदर्भ में। लद्दाख में LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने तीनों सेनाओं की सैन्य ताकत को और मजबूत करने का फैसला किया। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 39,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा प्रस्ताव में तीनों सेनाओं के लिए मिसाइल प्रणाली के साथ साथ वायुसेना के लिए अतिरिक्त लड़ाकू जेट विमान शामिल हैं। क्या किया जाएगा, हम इसमें कुछ चीज़ों को खरीदेंगे, कुछ चीज़ों को अपने देश में विकसित करेंगे। खरीद प्रस्ताव में क्या कहा गया है कि हम 21 MiG-29 फाइटर जेट विमान की खरीद करेंगे, 12 Su-30 MKI विमानों का अधिग्रहण करेंगे तथा 59 मिग जेट विमानों को हम अपग्रेड करवाएंगे रूस के माध्यम से। अपग्रेड इसलिए ताकि उस पर हम आधुनिक हथियारों को उस पर लगा सकें। अब देखिए एक एक करके चीज़ों को मैं समझाता हूँ, यहाँ तो मैंने ब्रीफ कर दिया। इस फैसले में 3 मिसाइलों का उल्लेख किया गया है और उनकी विशेषताओं को हम समझते हैं, पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, सभी चीज़ें मैं बताऊँगा। पहला है इसमें जो कहा गया है पिनाका मिसाइल सिस्टम के संदर्भ। जैसा कि नाम से आपको पता है इसमें शब्द है सिस्टम, अर्थात ये केवल मिसाइल नहीं है बल्कि हमने एक सिस्टम सुना है S-400 सिस्टम, उसी की तरह पूरा सिस्टम है। अर्थात यह जहां भी जाता है अपने पूरे जखीरे के साथ जाता है और किसी भी विषम परिस्थिति से यह भारत की क्या करता है, रक्षा करने में सक्षम है। आपकी स्क्रीन पर देखिए मैप दिखाई दे रहा, इमेज दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए रॉकेट को देखिए और ये रॉकेट जो है कि आपको संख्या में 12 दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की ये रॉकेट होता है, पूरा सिस्टम होता है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है और इसका विकास हमने 1986 में प्रारंभ किया था। 1998 से इसका उत्पादन होने लगा। यह क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, यह मात्र 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है।
इसके दो वेरिएंट हैं। इसका मार्क 1 जो सिस्टम है वह 40 किलोमीटर तक तथा मार्क 2 जो सिस्टम है वह 65 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। हम एक तीसरा भी इसका वेरिएंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो 120 किलोमीटर की दूरी तक की क्षेत्र को कवर कर पाएगा। इसकी जो लॉन्चर की गति होती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कारगिल युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जा चुका है। वर्तमान समय में टाटा पावर, एसईडी, लार्सन एंड टुब्रो आयुध कारखाना बोर्ड द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो हमने समझा पिनाका मिसाइल सिस्टम। दूसरा है हमारा अस्त्र। यह सीमा पार अर्थात सीमा के बियॉन्ड हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। इसे इसे इस रूप में डिजाइन किया गया है जिसे हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उन पर इसको लगाया जा सकता है। अर्थात हमारे लड़ाकू विमानों पर कभी भी जरूरत पड़ेगी कि हमें इसको लगाना है तो इस मिसाइल सिस्टम को लगाया जा सकता है। ये देखिए हमारा जो है कि लड़ाकू विमान और उसके बाद उसके आगे देखिए मिसाइल सिस्टम। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 100 किलोमीटर से अधिक है। इसको नौसेना तथा वायुसेना को सेवाएं प्राप्त इसके होंगी। इसे मिराज 2000, मिग 29, सी हैरियर, मिग 21 और HAL अर्थात हाल तेजस Su-30 विमानों पर लगाया जा सकता है। इसमें ठोस ईंधन प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है कि अस्त्र MKI को Su-30 MKI विमान के साथ एकीकृत करके भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है? MKI को, अर्थात यह पूरा जो सिस्टम है इसको सुखोई का जो 30 MKI है उसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया इसको इसी रूप में डिजाइन किया गया, कहीं पे किसी भी फाइटर जेट में लगाया जा सकता है, तो इसी के लिए अपनी सेवाएं देने में सक्षम है। तो आने वाले समय में इनकी संख्या में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। यह सामने से आने वाली मिसाइल से भी किसी भी तरह से निपटने में सक्षम है। यदि वो हम अब मिसाइल जो सामने से आ रही है अपनी दिशा बदलने का भी प्रयास करती है तो भी क्या कर सकता है? इसको कैप्चर कर सकता है, मार कर गिरा सकता है। तीसरा जो मिसाइल की बात की गई है उसका नाम है लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में LRLACM के नाम से जानते हैं। इसके तहत हम क्या करेंगे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उनकी जो क्षमता है वह लगभग 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तक की है। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारी जो ब्रह्मोस सिस्टम है वह ज़्यादा जो है कि इफेक्टिव हो सके। इसके साथ साथ जो हमारा लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज सिस्टम है इसमें जिन मिसाइलों को अपग्रेड करके विकसित किया जाएगा उसमें पहले से जैसे ब्रह्मोस की विशेषताएं वह तो रहेंगी ही, या फिर हम अगर निर्भय को इसमें शामिल करते हैं वो तो रहेंगी। इसके साथ साथ इसमें एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन डाला जाएगा, वर्टिकल लॉन्चिंग यूजिंग सॉलिड बूस्टर डाले जाएंगे, बूस्टर सेपरेशन डाला जाएगा, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, इन फ्लाइट विंग डिप्लॉयमेंट लगाया जाएगा, लॉन्ग रेंज वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम आदि का विकास इसके तहत किया जाएगा। कुल मिलाकर जो हमारे जो मिसाइलें हैं उनकी दूरी को बढ़ाकर हम क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाएंगे जो कि क्या कर सके, किसी भी खतरे से हमारी रक्षा कर सके। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो सबसे बड़ी बात है, पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, और पूर्णतः जो है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भारतीय तकनीकी का विकास करते हुए हम क्रूज मिसाइल को विकसित करेंगे जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हो। इन 3 मिसाइल सिस्टमों के अतिरिक्त 21 मिग 29 की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह हम कहां से खरीदेंगे? रूस से खरीदेंगे। 21-20 मिग 29 विमान को हम खरीदेंगे। साथ ही साथ जो है कि रूस द्वारा भारत के मौजूदा जो 59 मिग 29 विमान हैं उनको अपग्रेड करवाया जाएगा। इसमें जब अपग्रेड करेंगे तो स्वाभाविक है वो खर्चा लेंगे, लेकिन हम देने को तैयार हैं। साथ ही साथ इनसे हम और विमान खरीद भी रहे हैं, तो इन चीज़ों को खरीदा जाएगा। इसके साथ ही साथ HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 12 सुखोई SU-30 MKI जेट विमान भी खरीदे जाएंगे, जिससे हम सुखोई की संख्या भी बढ़ा सकें। सुखोई SU-30 MKI रूस के सुखोई तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से निर्मित 3000 किलोमीटर दूरी तय करने वाला फाइटर जेट है जो हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम है। अब देखिए क्या होगा, जब हम SU-30 MKI खरीद लेंगे, अधिक संख्या में हमारे पास हो जाएंगे, तो इसमें जैसे मैंने आपको अस्त्र दिखाया, जो भी हमारे सिस्टम है मिसाइल डिफेंस वाले, उसको हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो हमारे मिसाइल हैं उन
उनके लिए हमें जो फाइटर जेट की आवश्यकता थी वो भी पूरी हो गई। दूसरा जो हमारे पास पहले से है MiG-29 जो विमान है हमारे पास 59, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर न सिर्फ भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने हथियारों का जखीरा स्वदेश निर्मित बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान था उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथ ही साथ तात्कालिक तौर पे बहुत सी चीज़ें हम रूस से खरीद रहे हैं, और जो रूस से पहले से खरीदे गए विमान हैं उनको हम अपग्रेड करवा रहे हैं। तो यह था पूरा जो अपडेट जो रक्षा मंत्रालय ने लिया है। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।